एग्जाम की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे साथियों, स्कूल से जुड़े हुए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस YouTube वीडियो के अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज हल करवा रहे हैं। उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी से किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। और जैसे ही क्वेश्चन सारे हल हो जाएंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सूत्र आपको बताऊंगा जो हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए उपयोगी होंगे। ये वीडियो 12th क्लास की रिवीजन करना जो चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पर पूर्णतः केंद्रित है। लैब असिस्टेंट में सिलेबस में मेंशन है, फिजिकल साइंस के अंदर है और कॉलेज लेक्चरर में भी ये जो टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी मेंशन है और कंसेप्ट वही लगने वाले हैं। तो देखते हैं 2011 में जो एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन नंबर 68 2011 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का ऐसा एग्जाम है जिसमें सबसे टफ एग्जाम था और बहुत सारी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे। तो 2011 में क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है कि 1H2 यानी ड्यूटेरियम, 1H1 हाइड्रोजन, 1H2 ड्यूटेरियम नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मतलब ई बार दे दिया आपको कितना, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ बंधन ऊर्जा कैसे निकालेंगे, ई बी बटा ए का मान 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा। बंधन ऊर्जा होगी 1.1 और ड्यूटेरियम में न्यूक्लियन कितना है मैं इसके आधार पर आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो 8 जनवरी 2020 को हुआ था, इसी क्वेश्चन में से बनाया गया था, तभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का महत्व है। तो यहाँ बंधन ऊर्जा हो जाएगी आपके पास में कितनी, 2 न्यूक्लियन है यानी एक हाइड्रोजन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम, तो 2 हो जाएंगे। ए से मल्टीप्लाई, ए का मतलब द्रव्यमान संख्या इसकी 2 है यानी न्यूक्लियन कितने हैं 2, तो 2 से गुणा किया तो 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ गई, बंधन ऊर्जा आ गई। पहले मैं क्या निकालना चाहता हूं, बंधन ऊर्जा। उसके बाद में 2He4 नाभिक के लिए ये 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यानी 2He4 यानी हीलियम का नाभिक दे रखा है 2He4, इसके लिए ये कितनी है, जब 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो बंधन ऊर्जा ईबी क्या हो जाएगी, 7 गुणा न्यूक्लियन इसके अंदर 4 है और कितनी हो गई 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब निर्मुक्त यह कह रहा है यदि 2 ड्यूटेरियम नाभिक संलयन द्वारा हीलियम नाभिक की रचना करे तो मुक्त 1 ग्राम से, देखो इंग्लिश में 1 ग्राम लिखा हुआ था इस क्वेश्चन में, हिंदी में 1 ग्राम लिखा हुआ नहीं था। तो यह कह रहा है कि 1 ग्राम है जो हमारे ड्यूटेरियम है संलयन से, 2 ड्यूटेरियम नाभिक संलयन द्वारा हीलियम नाभिक की रचना करे तो मुक्त 1 ग्राम ड्यूटेरियम से कितनी ऊर्जा लगभग मुक्त होगी। तो यह किस प्रकार से होगा, 2 जो ड्यूटेरियम है 1s2 मिलकर 2He4 का निर्माण करते हैं और निर्मुक्त ऊर्जा Q मान का सूत्र क्या होता है, Q जब हम निकालते हैं तो 2 के लिए, 2 ड्यूटेरियम के लिए हम निकालेंगे इसकी 1s2 की बंधन ऊर्जा, 1s2 की बंधन ऊर्जा माइनस का 2He4 की बंधन ऊर्जा, यह सूत्र होता है निर्मुक्त दोनों। या यूं बोल सकते हैं कि भाई टोटल ज्यादा कौन सी है निकालना है, ज्यादा में से कम निकाल दो, नेगेटिव तो होगी नहीं बंधन ऊर्जा, उत्पादों की बंधन ऊर्जा माइनस अभिकारकों की बंधन ऊर्जा, वो हो जाएगी निर्मुक्त ऊर्जा के बराबर। देखो आपको ज्यादा कौन सी, इसकी जो 2He4 की बंधन ऊर्जा कितनी देर की है, वो देर की आपको 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसमें से 2 ड्यूटेरियम है तो एक की कितनी है, एक की है 2.2 और इसमें 2 परमाणु मिल रहे हैं ड्यूटेरियम, तो 2 नाभिक मिल रहे हैं तो 2 ये हो जाएगी 4, यानी पहले थोड़ा सा ये माइनस प्लस आगे पीछे कर लेना। 28 में से ये आपका हो जाएगा 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अभी मैंने ये क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, मैंने क्वेश्चन करवाया है जो 25वां क्वेश्चन 8 जनवरी
20 को आया था। क्वेश्चन क्या था, अभी आपको एक पीडीएफ मिलेगी पढ़ने के लिए। क्वेश्चन यह था कि ड्यूटेरियम की बंधन ऊर्जा 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तथा इसकी आपको हीलियम की बंधन ऊर्जा 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब दो ड्यूटेरियम हीलियम नाभिक बनाते हैं तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, तो बस हीलियम की बंधन ऊर्जा 28 और ड्यूटेरियम की 2 थे, एक की 2.2, तो 2 की हो गई 4.4, घटाया 23.6। दूसरा ऑप्शन उसके अंदर सही था, तो 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी दो ड्यूटेरियम आपके पास में है, दो 1H2 मिलकर 2He4 बनाते हैं। यहां तो हमें प्रति न्यूक्लियन से निकालना पड़ रहा था, इधर वालों की बंधन ऊर्जा 4.4 आएगी, इधर वालों की बंधन ऊर्जा 28 आ रही है। इसी क्वेश्चन में कितनी आ रही है, बंधन ऊर्जा 28 आ रही है और 2 के लिए 4.4 आ रही है, घटाएंगे 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें ऑप्शन ऐसे नहीं है, हमें 1 ग्राम के लिए, यह तो कितने के लिए आए, 2 परमाणु के लिए आए। कितने परमाणु के लिए आए, 2 परमाणु के लिए। अब मैं थोड़ा सा यहां लिखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि दो नाभिक के लिए, दो नाभिक के लिए मुक्त ऊर्जा, दो नाभिक के लिए मुक्त ऊर्जा कितनी आई, दो नाभिक के लिए मुक्त ऊर्जा आई है आपकी 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको निकालना आना चाहिए, क्या निकालना आना चाहिए, 1 ग्राम में कितने ड्यूटेरियम होंगे 1 ग्राम में। तो हम क्या लिखेंगे, यहां लिख देता हूं, 2 ग्राम के लिए, 2 ग्राम के लिए ड्यूटेरियम परमाणु होंगे, ड्यूटेरियम नाभिक होंगे 2 ग्राम में कितने होंगे, क्योंकि इसका 6.023 गुणा 10 की घात 23 हो जाएंगे। अब 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम में ड्यूटेरियम के नाभिकों की संख्या कितनी होगी, 2 का भाग लगा देंगे, 6.023 बटा 2 गुणा 10 की घात 23। अब 3 पॉइंट मान लो समथिंग पूछ रखा है, तो इसको हम मान लेते हैं 3 गुणा 10 की घात 23। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। दो नाभिक जब मिलके मुक्त ऊर्जा की बात करें तो 23.6 आता है। कितना आता है, तो जब दो नाभिक के लिए मुक्त ऊर्जा 23.6 है, तो एक नाभिक के लिए कितना हो जाएगा, एक ड्यूटेरियम के लिए, एक नाभिक के लिए मुक्त ऊर्जा की बात करें तो वो आपके पास में हो जाएगा 23.6 बटा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 ग्राम के अंदर पूछ रखा है, तो 1 ग्राम के अंदर यदि हम टोटल निकाले तो वो 3 गुणा 10 की घात 23 नाभिक आएंगे ड्यूटेरियम के 1 ग्राम में। तो 3 गुणा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुणा 10 की घात 23 से, तो इसका जो लगभग उत्तर आएगा, इसका जो लगभग उत्तर आएगा वो उत्तर आएगा आपके पास में, इसको हम हल करेंगे 10 की घात 24 वाला आंसर होगा और 8 गुणा 10 की घात 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। एक बार आप दोबारा समझिए, मैंने इतना आपको बार बार गोल गोल घुमाया, बस सिंपल सी बात ये समझिए कि मैंने आपको यहां बताने का क्या प्रयास किया है। थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी तो हो सकता है कि टाइम है वो थोड़ा सा ज्यादा लगे। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, पहले तो आप 1s2 की 2 मिलके बंधन ऊर्जा से आपने निकाल दिया कि भाई 2 ड्यूटेरियम से, 2 1s2 से 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी 2 ड्यूटेरियम के परमाणुओं से। तो यह प्रश्न तो पूछ लिया, यहां तक सरल करके पूछ लिया। अब क्वेश्चन आगे आपको निकालना चाहिए कि 1 ग्राम के अंदर, 1 ग्राम में ड्यूटेरियम होंगे 3 गुणा 10 की घात 23, इतने होंगे, 3.023 में हम 2 का भाग लगाएंगे, हमें इतने ड्यूटेरियम के परमाणुओं की संख्या, जब 2 ड्यूटेरियम से तो इतनी, तो उसके बाद में हमें निकालनी है कि 1 ड्यूटेरियम से कितनी हो जाएगी, 1s2 23.6 में भाग लगाएंगे 2 का। अब हमारे पास 1 ग्राम में टोटल ड्यूटेरियम कितने हैं, 3 गुणा
10 की घात 23 और इनको हम गुणा कर देंगे 3 गुणा 10 की घात 23। हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 8 गुणा 10 की घात 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग पूछा है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं 2024 के अंदर एग्जाम हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया है। यहां थोड़ा सा लिखा हुआ है ना, इसका ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 2 प्रोटॉन है, मैं वर्बली बता रहा हूं, अभी पीडीएफ मिलेगी। 2 प्रोटॉन है और 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी 10 नैनोमीटर है, 10 नैनोमीटर है। तो बताइए इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा कौन सा? एक तो विद्युत बल Fe वो न्यूक्लियर फोर्स के बराबर होगा, या इलेक्ट्रिक फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बहुत ज्यादा कम होगा। ऐसा प्रश्न बना के ऑप्शन पूछे गए थे। तो इसमें दूसरा ऑप्शन राइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही नाभिकीय बल के गुणधर्म हम पढ़ते हैं, 10 की घात -14 मीटर से ज्यादा यदि न्यूक्लियनों के बीच की डिस्टेंस है तो नाभिकीय बल मतलब एकदम नगण्य हो जाता है। तो 10 की घात -14 मीटर दूरी से ज्यादा 2 प्रोटॉन के बीच की दूरी है तो नाभिकीय बल बिल्कुल ही क्षीण हो जाएगा। अब ज्यादा लगेगा तो विद्युत बल सबसे ज्यादा लगेगा, तो Fe बहुत ज्यादा लगेगा न्यूक्लियर फोर्स से। तो उसके बाद में ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं, एक हमारा क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20, उसकी बात कर लेते हैं। 2011 में क्वेश्चन नंबर 20 आया हुआ है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 94 प्लूटोनियम 239 के विखंडन से प्रति विखंडन विमुक्त औसत ऊर्जा, यानी एक परमाणु से जो विमुक्त औसत ऊर्जा है वो 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि 1 केजी शुद्ध 94 प्लूटोनियम 239 के सभी परमाणु विखंडित हो तो कितनी ऊर्जा विमुक्त होगी? एक का तो आपको दे रखा है, अब भाई 1 केजी में निकालना चाहिए। तो सीधी सी बात है, इसका 239 परमाणु भार है तो हम लिखेंगे 239 ग्राम में 94 प्लूटोनियम 239, ये ग्राम में नाभिकों की संख्या कितनी होगी भाई? अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी 6.023 गुणा 10 की घात 23। 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 6.023 गुणा 10 की घात 23 और बट्टा में कितना? 239 अवोगाद्रो संख्या बट्टा परमाणु भार है। और उसके बाद में हमें कितना चाहिए? 1 केजी शुद्ध में, तो हम लिखेंगे 1000 ग्राम में। 1000 ग्राम में प्लूटोनियम में नाभिकों की संख्या 6.023 गुणा 10 की घात 23 और बट्टा 239 और ये हो गया 10 की घात 3, यानी इतने परमाणु विखंडित होंगे। 1 से कितना है प्रति विखंडन? 180। तो इसलिए इतने जो परमाणु आए उनसे मुक्त ऊर्जा कितनी हो जाएगी? मुक्त ऊर्जा अब भाई निकालना आना चाहिए। अभी मैंने ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि 2 ग्राम के अंदर अवोगाद्रो नंबर के बराबर होगा तो 1 ग्राम में अवोगाद्रो में भाग लगा देंगे। अब वो 1 ग्राम का ही पूछा था, अब 1 केजी का पूछा था तो परमाणु निकालने पड़ते हमें। फिर बंधन मुक्त ऊर्जा 1 के लिए हमने पहले वाले में निकाल रखी थी, इसमें 1 के लिए इतनी दे दी। तो अब इतनों के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 गुणा 10 की घात 23 बट्टा 239 और गुणा 10 की घात 3 और गुणा कितनी ऊर्जा? 1 से 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। इसको हल कर लेना, आंसर आएगा कितना? 4.5 गुणा 10 की घात 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये एकदम जो 12th क्लास के अंदर ऐसा सेम टू सेम बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं तो 2011 की यदि हमने सर्जरी कर दी है तो बाकी क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है। अब देखो 2015 में किस प्रकार के क्वेश्चन आए, मैं वर्बली बता रहा हूं, संकेत मैंने लिखे हुए हैं। 2015 में क्वेश्चन नंबर 1 तो बात करता हूं मैं, 40 नंबर क्वेश्चन क्या आया
वर्बली बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का विघटन हो रहा है 9 वर्षों में। 9 वर्षों में उसकी जो सक्रियता है, 9 वर्षों में सक्रियता कितनी हो जाती है, जो प्रारंभिक सक्रियता की 9 वर्षों वो A0/3 हो जाती है। प्रारंभिक सक्रियता क्या है, A0 दे रखा है, हम R बराबर R0 e की पावर माइनस लैम्डा टी से याद रखते हैं। 9 वर्षों में A0/3 हो जाती है। अब ये पूछ रहा है अगले 9 वर्षों में सक्रियता क्या होगी, यह प्रश्न पूछा गया है। यानी प्रश्न क्या कह रहा है, सक्रियता बराबर हम जानते हैं ए से नोट करें तो किसी टाइम पर सक्रियता ए बराबर A0 e की पावर माइनस लैम्डा टी होती है। ठीक है, अब ये कह रहा है सक्रियता हो जाती है 9 वर्षों में, प्रारंभिक की A0/3 हो जाती है, 1 हो जाती है, यहाँ A0 e की पावर माइनस लैम्डा, और कितने टाइम में, 9 वर्षों में हो जाती है। तो यहां से यदि मैं हल करूं तो e की पावर माइनस का 9 लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, 1/3। चलो यहां तक हमारा काम हो गया। उसके बाद में ये क्या कहता है कि अगले 9 वर्षों में, ठीक है भाई, हमारे पास में सक्रियता कितनी है, प्रारंभिक सक्रियता A', तो अगले 9 वर्षों में, तो हमें यह ध्यान में रखना है कि भाई हमारे पास में प्रारंभिक सक्रियता कितनी है, A0/3 है। अगले 9 वर्षों की बात करें तो e की पावर लैम्डा चेंज नहीं होगा अगले 9 वर्षों में, तो e की पावर यहां से 9 लैम्डा अगले 9 वर्षों में, क्योंकि प्रारंभिक सक्रियता A0/3 से हम चलेंगे, और e की पावर माइनस, तो अब देखिए e की पावर माइनस 9 लैम्डा का मान कितना है, 1/3, तो A0/3 गुणा 1/3, तो सक्रियता कितनी हो जाएगी अगले 9 वर्षों में, A0/9 हो जाएगी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। तो ध्यान से अभी पीडीएफ में देख लेना। तो सक्रियता प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि 9 वर्षों में सक्रियता 1/3 हो जाती है, तो अगले 9 वर्षों में क्या हो जाएगी, तो सक्रियता A0/9 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 40 था। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही गजब का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 40 ये कह रहा था कि ड्यूटोरियम यानी 1H2 और मिलकर संलयन करके 6 कार्बन 12 ये 6C12 ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये कह रहे हैं कि 7N13 बनाते हैं। तो बताओ एक दूसरे वाला जो कण निकलेगा, जो नाभिक होगा, वो क्या होगा। तो हम लगाते हैं 1 और 6 7, तो 7 हो गया, 2 और ये 12 तो कितना हो गए, 14 होने चाहिए। तो एक द्रव्यमान संख्या ज्यादा है, तो ऐसा जो कण होगा वहां से देखोगे तो 0N1 न्यूट्रॉन दे रखा था। अब समीकरण को संतुलित कर सकते हो, 6 1 7 हो जाएंगे, ऊपर वाले 14 हो जाएंगे, तो ये भी 14 हो जाएंगे। तो वो कण कौन सा निकलेगा, वो न्यूट्रॉन निकलेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी था। उसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर जो 2013 के अंदर आया है, वो क्या कह रहा है कि किसी नाभिक का जो आयतन होता है वो द्रव्यमान संख्या पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो नाभिक का आयतन V बराबर क्या होता है, 4/3 पाई r³। लेकिन हम त्रिज्या को तो ये जानते हैं 4/3 पाई, और त्रिज्या होती है r0 जो 1.2 फेमटोमीटर वाली, और a की पावर 1/3 और उसका क्यूब, तो 4/3 पाई r0 क्यूब, और a आ जाता है। इसका मतलब नाभिक का जो आयतन है वो द्रव्यमान संख्या के सीधा का सीधा समानुपाती होता है। तो उसके अंदर V समानुपाती A दे रखा था, वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाता, राइट हो जाता। उसके बाद में 51 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि 90 जो थोरियम है 238 दे रखा है, 228 से, हाँ 228 दे रखा है, 228 ये चेंज हो जाता है 83 बिस्मित और 212 के अंदर। अब ये बताओ कितने अल्फा पार्टिकल निकले और कितने बीटा पार्टिकल निकले। तो अल्फा कण कितने निकले, तो अल्फा कण निकले, तो अल्फा जब निकलते हैं तो वहां ऑप्शन से आपको सेटिस्फाई करना था 4। तो अल्फा कण यदि हम निकाले, 4 अल्फा कण निकाले है, तो यहां परमाणु क्रमांक में 4 दूनी 8 यानी 8 की कमी हो जानी चाहिए। तो इसको 4 अल्फा और 1 बीटा उसका आंसर था। यदि समीकरण को हम संतुलित करें तो 4 अल्फा से देखो 90 में से 82 होगा, लेकिन 1 बीटा निकलने से और आपका 8
इसमें कमी हो जाती है कितनी, 4 निकलते हैं तो 4 चौक 16 की तो कमी हो जाती है द्रव्यमान संख्या में, और बीटा से द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और अल्फा 4 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और एक बीटा पार्टिकल निकलेगा, जिससे क्या होगा, यदि हम संतुलित करेंगे इधर वाला 90 हो जाएगा और इधर वाला भी 83 और 8 और 1, तो यह भी क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है, और 4 अल्फा से देख लो, हाँ बीटा निकलेगा तो एक बीटा पार्टिकल तो एक कम कर देंगे, देखिए 90, तो 4 अल्फा, देखो ऐसा क्वेश्चन था, एक बार बता दूं, 90 थोरियम 228 और 83 बीच में 212 में चेंज हो रहा है, तो 4 अल्फा निकलेंगे और एक बीटा पार्टिकल निकलेगा। कई इंपॉर्टेंट सूत्र है, उनके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद में हम पीडीएफ के माध्यम से। तो सर्वप्रथम तो आप ऐसा करो, क्वेश्चनों की पीडीएफ देख लो, ताकि आपको ऐसा लगे कि कौन से वाकई में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको आप हल कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन जो मैंने करवाया, एक तो ये सबसे 2011 के अंदर जो क्वेश्चन आया था, सबसे ज्यादा 5 मिनट के आसपास टाइम इस क्वेश्चन ने हमारा लिया। ये 1:1 नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 1.1, वही बात थी 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने जब इनकी बंधन ऊर्जा निकाली तो 1:1 की जो हमारे पास में बंधन ऊर्जा आई वो कितनी आई थी, 4.4 आ गई थी दोनों की मिला के, और 2He4 की मतलब 28 आई थी, निकाल दिया 23.6। बाद में 1 ग्राम के अंदर जो हमारे न्यूक्लियन आए उनसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा ऑप्शन हो गया कौन सा, चौथा हो गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के आधार पर जो हमारे 18 के अंदर क्वेश्चन आया है 2018 वाला, तो वो देखिए, ये हमारा सिलेबस है, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी, ये देख लो, थोड़े से कोई टॉपिक लग रहे हैं। अब यदि हम बात करें उस क्वेश्चन की, तो देखिए ये आपके पास में 24वां क्वेश्चन है, तो वो मैंने सीधा सीधा आपको करवा दिया। Fe का मान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा न्यूक्लियर फोर्स है। अब ये देखो क्वेश्चन वहां से उठाया है, तभी मैं क्या कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर इतना फोकस कर रहा हूं। ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अब एक की देर की है, 2 की 4.4। 2He4 की बंधन ऊर्जा 28 है, यदि 2 ड्यूट्रॉन संलयन होकर 2He4 बनाते हैं, निर्मुक्त ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस क्वेश्चन का आधा पोर्शन है वो इसके अंदर देर का है। उसके बाद में चलो हमारे क्वेश्चन कौन सा है, ये 40वां क्वेश्चन है। अब देखिए 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेडियो सक्रिय तत्व की सक्रियता 9 वर्षों में उनकी प्रारंभिक एक हो जाती है। अगले में मैंने बता दिया R बराबर R0 e की पावर माइनस लैम्डा टी वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, तो ये बात आपके समझ में आ गई। A0/9 तीसरा ऑप्शन आया था। वही ड्यूटोरियन और 6C12 नाभिक की अभिक्रिया में 7N13, तो आपको पता है न्यूट्रॉन उत्सर्जित होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। उसके बाद में ये देखो, एक नाभिक का आयतन निम्न में से किसके समानुपाती होता है, तो नाभिक का आयतन होता है वो आपके द्रव्यमान संख्या के समानुपाती, न्यूक्लियनों की संख्या के समानुपाती, A के समानुपाती होगा। उसके बाद में ये क्वेश्चन है 90 थोरियम आपका और 83 में चेंज हो रहा है, तो कितने अल्फा कितने बीटा निकलेंगे, तो 4 अल्फा है 1 बीटा निकलेगा, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो ये क्वेश्चन हमारा वही है 90, तो हमें क्या निकालना है, पहले तो टोटल इसमें नाभिकों की संख्या निकालनी, 1 kg के अंदर कितने होंगे, Na/239 गुणा आपका कितना 10⁻3, और फिर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ी कैलकुलेशन होगी, आंसर आ जाएगा 4.5 गुणा 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें सूत्रों की बात करते हैं। तो पक्की पकाई खिचड़ी आपके लिए तैयार है, बस आपको तो खानी है। न्यूक्लियर फिजिक्स के जो सूत्र है वो देखिए आप, चालू हो गए क्या, हाँ, तो देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स है, तो नाभिक की त्रिज्या R बराबर R0 A⁻1/3, R0 1.2 फर्मी आपको ध्यान में रखना है, 1 फेम्टोमीटर 10⁻15 मीटर। ठीक है, नाभिक का आयतन 4/3 πr3, तो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। देखा जाए तो आयतन किसके समानुपाती होता है, वो द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होगा। ठीक है, उसके बाद में यदि हम बात करें नाभिक के घनत्व की, तो नाभिक के घनत्व में बस बहुत ही इजी रहेगा, द्रव्यमान की बराबर m × 1 का द्रव्यमान, एक न्यूक्लियन टोटल का बटा m बटा वो आयतन वाला 4/3 πr³ करेंगे, आयतन 4/3 πr³ करेंगे, आयतन वाला सूत्र लगाएंगे, तो इसको हल करेंगे तो वो तो इसको हल करेंगे तो 3/4
पाई आर नोट क्यूब आता है, ये सभी कांस्टेंट है। वैल्यू यदि हम रख देते हैं तो हमारे पास में आता है 2.3 गुणा 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये सभी के लिए कांस्टेंट रहता है। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है नाभिकों का घनत्व कितना होता है, तो 2.3 गुणा 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर बाई मीटर का आपके पास में बॉक्स है तो इतना द्रव्यमान आ जाएगा यदि नाभिक भरते हो तो। और हमारे पास में एक सिंबल होता है क्या, ZXA, तो इसमें Z परमाणु क्रमांक होता है, A न्यूक्लियनों की संख्या या द्रव्यमान संख्या बोल सकते हो, A माइनस Z क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, A परमाणु भार होता है। ठीक है, उसके बाद में द्रव्यमान क्षति, तो द्रव्यमान क्षति की बात करें तो कितना, प्रोटॉनों का द्रव्यमान उसको परमाणु क्रमांक से गुणा कर दो, न्यूट्रॉनों को द्रव्यमान उसका Mn से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर उस X का यदि अलग अलग न्यूक्लियनों का जोड़ दो, और फिर जो हमारा नाभिक है उसका यदि निकाल देते हैं तो कितना अंतर आता है, वही हमारी क्या होती है, द्रव्यमान क्षति होती है। अब द्रव्यमान क्षति में वो जो परमाणु द्रव्यमान है उसका मात्रक होता है एटॉमिक मास यूनिट, AMU के कुछ रिलेशन आपको ध्यान में रखने हैं। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 गुणा 10⁻27 kg, या इसको आप AMU में लिख सकते हो 1.007276 AMU। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.674, देखो न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वहाँ 72 है, यहाँ 74 है, इंटू 10⁻⁻27 kg इज इक्वल टू 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻31 kg, AMU में 0.00055 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। तो ये रिलेशन वैसे कोई ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन आता है तो लगभग आपको दे दिए जाते हैं। उसके बाद में यदि हम बंधन ऊर्जा की बात करें तो बंधन ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा, और वो किसके बराबर होगी, द्रव्यमान क्षति को c² से मल्टीप्लाई कर दो। अब जब हम हल करते हैं तो जो AMU आता है, AMU की जगह हम लिख सकते हैं क्या, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टा प्रकाश के वेग, यानी c²। तो ये वैल्यू पुट करने से आसानी से हम हल कर सकते हैं। उसके बाद में यदि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, EBR बराबर EB बटा A, जो हमारे क्या हो जाएगी, न्यूक्लियनों की संख्या हो जाएगी, या परमाणु द्रव्यमान बोल दो। तो उसके बाद में यदि हमें द्रव्यमान संख्या A हो जाएगी, इसका भाग लगा देंगे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, और यदि द्रव्यमान संख्या के अंदर ग्राफ खींचा जाए तो शुरू के अंदर ग्राफ इस प्रकार से आता है, ऐसे ग्राफ आता है। सबसे ज़्यादा इस ग्राफ को हम डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं 26 आयरन 56 की, जो 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटॉमिक मास आता है, और यह सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में हम कहते हैं कि बंधन ऊर्जा जितनी ज़्यादा स्थायित्व उतना ही ज़्यादा, जो भारी नाभिक होते हैं उनकी बंधन ऊर्जा धीरे धीरे कम होती है, तो वो टूटकर बीच में आने चाहते हैं, वो विखंडन होता है। और जो छोटे होते हैं वो जुड़कर ज़्यादा बंधन ऊर्जा बनाना चाहते हैं, वो संलयन होता है। तो ये, और जिन की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, 4, 12, 16 होती है, उनकी क्या मतलब, उसके लिए ये ग्राफ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बंधन ऊर्जा उनकी ज़्यादा होगी। जिनका द्रव्यमान संख्या 4, 12, 16 ऐसा हो, 4 का गुणज हो, उनके लिए EB बार की जो वैल्यू है वो औरों की अपेक्षा ज़्यादा होगी। अब संलयन की बात करें तो वो छोटी छोटी परिभाषाएं, 2 छोटे नाभिक का जुड़ना, तारा है, सूर्य है, हाइड्रोजन बम है, उनमें एनर्जी का सोर्स क्या होता है, जो नाभिकीय संलयन होता है, इसके अंदर जैसे 4 हाइड्रोजन के एटम मिलकर 2He4 बनाए तो 2 आपके पॉजिट्रॉन निकलेंगे, 2 न्यूट्रिनो निकलेंगे, और 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब संलयन से भी एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद में विखंडन की बात करें तो एक सरल सा एग्जांपल मैंने लिखा है। क्या होता है कि यदि 92 यूरेनियम 238 90 थोरियम 234 में और 2He4 में चेंज हो तो वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करती है। परमाणु बम होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन बम संलयन पर आधारित होता है। परमाणु बम होता है वो कौन सा,
वो विखंडन पर आधारित होता है। उसके बाद में नाभिकीय विखंडन होता है, उस पर नाभिकीय भट्टी का सिद्धांत आधारित होता है। यानी नाभिकीय भट्टी में किस सिद्धांत पर, तो वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। पुनरुत्पादन गुणांक के हम कैसे निकालते हैं, विखंडन पीढ़ी से पूर्व न्यूट्रॉन कितने थे और विखंडन पीढ़ी से एक पीढ़ी पूर्व न्यूट्रॉन कितने थे, तो वो हम देखते हैं। और यदि न्यूट्रॉनों की संख्या के का मान है वो यदि एक से कम आए तो हम कहते हैं कि उसमें शोषी अभिक्रिया है। के बराबर एक आए तो हम कहते हैं नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया है। के का मान एक से ज्यादा आए तो हम कहते हैं उसमें छेपी अनियंत्रित यानी विस्फोट होने वाली रिएक्शन होती है। और जो हमारे पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण हुआ था उसके अंदर जो प्लूटोनियम 94 प्लूटोनियम है उस ईंधन का यूज किया गया था। नागासाकी में भी जो अमेरिका के द्वारा बम बरसाए गए थे उसमें भी क्या हुआ था, वही ईंधन था, 94 प्लूटोनियम का यूज किया गया था। और नाभिकीय भट्टी में ईंधन कौन कौन सा होता है, नाभिकीय भट्टी में 92 यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है और 92 यूरेनियम 238 होता है, वो अस्थायी होता है। उसके बाद में नाभिकीय भट्टी में वो मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, नाभिकीय भट्टी में ईंधन 92 यूरेनियम 235 भी ले सकते हैं, 94 प्लूटोनियम 239 ले सकते हैं, 90 थोरियम 234, तो ये तो ईंधन ले सकते हैं। मंदक क्या होता है, D2O ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड है, वो आपका क्या हो जाएगा, ये मंदक का बेरिलियम ऑक्साइड है, ये भी मंदक का कार्य करेगा। ग्रेफाइट भी मंदक का कार्य करेगा। और के बराबर 1 होता है, नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया होती है। और नियंत्रित छड़ें इसके अंदर किसकी बनी होती है, कैडमियम की। अब यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना, रेडियोएक्टिव 6 नियम n बराबर n0 t की पावर माइनस लैम्डा t कैसा आया वो मैं अभी बता नहीं सकता। और सक्रियता R बराबर R0 t की पावर माइनस लैम्डा t, जहाँ पर हमने क्वेश्चन किया था A0/9 आंसर आया था, ठीक है। तो R बराबर dN/dt और बराबर माइनस लैम्डा n, R0 बराबर लैम्डा n0। अब यहाँ से अगली बार क्वेश्चन आ सकता है आपको अर्धायु काल t हाफ बराबर 0.693 बटा लैम्डा जो 6 नियतांक है और माध्य आयु 1/लैम्डा। अब आपको ध्यान में रखना है यदि n बराबर n0 t की पावर माइनस लैम्डा t में यदि आप माध्य आयु 1/लैम्डा रख देते हो तो n0/e आता है। इसका मतलब सक्रिय परमाणु कितने रहते हैं, 37 n0, यानी ये तो शेष रहते हैं। यानी जो माध्य आयु होती है उस पर लगभग कितने 63% जो हमारे नाभिक होते हैं, सक्रिय नाभिकों की संख्या वो विघटित हो चुकी होती है। और शेष कितने होते हैं, 37% है जो हमारी माध्य आयु होती है उस पर बचती है। अब हम इनमें जो अर्ध आयु में माध्य आयु में रिलेशन पढ़े तो टी हाफ बराबर 0.693 टी हमारे पास में ये एवरेज वाली माध्य आयु होगी। अब टी ए बराबर लिखना चाहे तो 1.44 टी हाफ आ जाता है। इसका मतलब जो टी हाफ से 44% ज्यादा होती है, कौन सी, टी एवरेज होती है। ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। अब बहुत ही गजब का ही होता है, किसी टाइम पर सक्रिय नाभिकों की संख्या n, प्रारंभिक n0 और t हाफ दे रखा हो तो ये फेमस रिलेशन बहुत क्वेश्चन आप इसे हल करवाता है। n बराबर n0 1/2 किसी टाइम अपॉन t हाफ हो जाता है। तो ये रिलेशन आपको एनी टाइम ध्यान में रखना है। 2 सैंपल दे रखे हो तो 6 नियतांक लैम्डा निकालना हो तो दोनों का योग हो जाता है लैम्डा 1 प्लस का लैम्डा 2 हो जाता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब सक्रियता का मात्रक बहुत ही हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ तो इनको क्यूरी को रदर उनको नोबेल प्राइज मिला था इस खोज के लिए, तो उनके सम्मान में तो सक्रियता का मात्रक बेक्यूरल होता है। एक बेक्यूरल विखंडन पर सेकंड या एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 × 10 बेक्यूरल। और एक रदरफोर्ड भी सक्रियता का मात्रक है 10⁶ बेक्यूरल उसका होता है। उसके बाद में अल्फा 6 बीटा 6 पर क्वेश्चन आता है, चाहे वो 12th का एग्जाम हो चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, क्वेश्चन आता है। अल्फा 6 जब होता है तो परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाता है, द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाती है और 2He4 और इसका स्पेक्ट्रम आता है विविक्त स्पेक्ट्रम और भेदन क्षमता थोड़ी सी औरों की अपेक्षा कम होती है। ये गुण आप पढ़ते हो। बीटा माइनस और बीटा प्लस 6 की यदि हम एक साथ बात करें तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, इसका मतलब परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा तो बीटा माइनस निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो उसके साथ में निकलेगा, माइनस के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। और यदि परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है, ध्यान रखना प्रोटॉन बढ़, जब प्रोटॉन चेंज होता है न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है न्यूट्रॉन में चेंज होता है तो बीटा प्लस 6 होता है। और उसके अंदर क्या होता है, बीटा प्लस 6 के अंदर
जो पार्टिकल निकलता है वो हमारा न्यूट्रिनो निकलता है और इसमें परमाणु क्रमांक 1 कम हो जाता है। इस पर आधारित वो क्वेश्चन आया था 83 बिस्मथ वाला, अभी हमने किया था। तो इसके अंदर जो दोनों का सतत स्पेक्ट्रम होगा, इनकी भेदन क्षमता मतलब अल्फा पार्टिकल से तो ज़्यादा होती है, गामा से कम होती है। ये बातें आपको ध्यान। युग्म उत्पादन क्या होता है? जब एक आपका पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन मिलकर गामा रे बनाता है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है, ये विलोपन होता है, युग्म का विलोपन। और गामा से एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और मिलकर 1.023 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है, ये हमारा युग्म उत्पादन हो जाता है। उसके बाद में गामा से क्या होता है? गामा के अंदर न तो जेड में चेंज न ए में चेंज, बस एक उत्तेजित अवस्था से जब नाभिक मूल अवस्था में आता है तो बहुत जो फोटोन उत्सर्जित करता है वही गामा होती है। विविध स्पेक्ट्रम होता है, बहुत ज़्यादा भेदन क्षमता होती है और इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्यू मान पर बार बार क्वेश्चन आ रहा है, उत्पादों का द्रव्यमान माइनस अभिकारकों का द्रव्यमान इंटू सी स्क्वायर, या यूं कह दो सी स्क्वायर जैसे मैं लाऊंगा तो उत्पादों की टोटल बंधन ऊर्जा माइनस अभिकारकों की टोटल बंधन ऊर्जा, ये यदि हम निकाल लेते हैं तो हमने कहा था कि जैसे 28 में से हमने 4.4 23.6 आया था। अब 1 ग्राम के लिए पूछा था तो वो फिर परमाणु द्रव्यमान जो नाभिकों की संख्या निकाल के हमने हल करना था। उसके बाद में यदि हम बात करें इस प्रकार से, मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास किया है कि जैसे मान लो 92 यूरेनियम 235 0N1, ये हम नाभिक के विखंडन की एक अभिक्रिया, 36 क्रिप्टॉन 92 56 बेरियम 141 और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और क्यू निकलती है। तो क्यू यदि मुक्त ऊर्जा निकालनी है तो MuMn शुरू वालों का द्रव्यमान माइनस क्रिप्टॉन और बेरियम और ये 3 न्यूट्रॉन इनका जोड़ के, तो यही बात है कि उत्पादों अभिकारकों की कुल बंधन ऊर्जा माइनस उत्पादों की कुल बंधन ऊर्जा, इस पर आधारित हमने क्वेश्चन 2018 वाले एग्जाम में भी किया था और 11 वाले में भी किया था। ठीक है। उसके बाद में क्यू मान यदि इस गतिज ऊर्जा के रूप में देखा जाए और एक अन्य सूत्र आपके पास में यही 92 यूरेनियम 238, यहाँ ध्यान में रखना, मैं जो आगे सूत्र ए आएगा, ए जो अभिकारक होगा आपके पास में उसका द्रव्यमान ले रहा हूँ ए, 90 थोरियम 234 2He4 में चेंज हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जो गतिज ऊर्जा क्यू में होगी, निर्मुक्त ऊर्जा क्यू वो के थ्योरियम की गतिज ऊर्जा अल्फा की गतिज ऊर्जा के योग के बराबर, लेकिन इन दोनों का संवेग बराबर होगा k² p² 2m सूत्र लगा के हम देखते हैं कि इनमें जो रिलेशन आता है जो गतिज ऊर्जा हमारी अल्फा की थ्योरियम की, तो ये द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसमें जैसे ही अल्फा पार्टिकल निकलता है तो प्रारंभिक से आपका थ्योरियम का A-4 हो जाता है और अल्फा का यदि इसमें इस प्रकार से आपको लेना है तो एक जो फेमस रिलेशन है, ये तो एक डेरिवेशन की तरह मैंने करवाया है। तो अल्फा पार्टिकल की जो गतिज ऊर्जा है वो टोटल निर्मुक्त ऊर्जा आपको दे रखी हो, मुक्त ऊर्जा दे रखी हो, तो A कौन सा है? शुरू वाला, और अल्फा निकले तब A-4 किसी के लिए अल्फा पार्टिकल निकले हैं तो जो A-4 बटा A इंटू क्यू कर दो, और क्यू निकालना हो तो उसके चेंज कर दो इसको, और बाकी जो बचेगा उसके लिए क्या हो जाएगा 4 बटा A इंटू क्या हो जाएगी क्यू हो जाएगी। नाभिकों की संख्या जब भी निकालनी हो तो मैंने सूत्र लिख दिया है, क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान ग्राम में बटा परमाणु द्रव्यमान और अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 239 वाला था तो हमें दिया गया द्रव्यमान 10⁻³ था, 239 उसको Na से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में जो हमारे पास में 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 4.5 × 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमारा आंसर आया था। वो नाभिक के भट्टी में जो उत्पत्ति दर होती है वो r⁻⁴ के समानुपाती यानी आयतन के समानुपाती होती है। क्षरण दर होती है वो क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। ये कॉमन सेंस की बातें हैं। क्षरण दर बटा उत्पत्ति दर का अनुपात निकाले तो 1/r आता है। अगला जो वीडियो हमारा होगा वो सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस पर आधारित होगा, बहुत ही गजब का वीडियो होगा। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अब 2 वीडियो हमारे और बचे हैं, तो 55 क्वेश्चन जो हमारे आते हैं, 55 क्वेश्चन जो हमारे आते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट करवा देंगे। और आगे हम जल्दी ही ग्रेजुएशन का कोर्स चालू करने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस वीडियो को आप शेयर करके पहुंचाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को आपने पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।